जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो देना बैंक और विजया बैंक मिला दी जाती हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर। तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है। जो पहले भारतीय गवर्नर थे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो थे सीडी देशमुख। और 19 जुलाई 1969 को पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, यानी कि नेशनलाइजेशन हो। तो इसमें 3 प्रेसिडेंसी थी, एक तो थी बंगाल की अंग्रेजों की, और एक बॉम्बे थी, और एक मद्रास थी। और इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नरसिम्हम समिति 2 हुई है, एक तो जो पहली जो है और एक है ये दूसरी है। और इस समय जो 14 बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और इनमें सबसे खास बात, वो 14 बैंक वो कौन सी होती हैं? 14 बैंक वो होती हैं जिनकी पूंजी जो होती है 50 करोड़ से ज्यादा जिनकी पूंजी होती है, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। जानते हैं चक्रवर्ती समिति। चक्रवर्ती समिति का गठन जो होता है 1985 ईस्वी में होता है। कि किसान क्रेडिट कार्ड, तो इसकी जो शुरुआत होती है अगस्त 1998 में होती है। जय हिंद एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश पेट 2022 से संबंधित जो क्लास है, सिलेबस है, उसका आज ये 10वां पार्ट है। इस पार्ट में आज हम देखेंगे कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और 1980 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय पीएम कौन थे, और बैंकिंग सुधार से संबंधित कुछ समितियां थी, वो कौन कौन सी थी, और कौन सा जो एसेट है वो कब एनपीए हो जाता है, और बैंकों का इतिहास क्या रहा है। तो इन सब चीज़ों को जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि इससे कौन से आपके जो प्रश्न है एग्जाम के लायक बन सकते हैं, उन सब पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं सबसे पहले कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा उनका सुधार। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, उससे पहले हम जान लेते हैं इनके कुछ संक्षिप्त इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है। तो इसके अंदर ये होता है कि सरकार द्वारा जो होते हैं निजी यानी कि प्राइवेट बैंकों का जो स्वामित्व होता है वो अपने हाथ में ले लेता है। सरकार क्या करती है, जो प्राइवेट बैंकें होती हैं उनका मालिकाना हक जो है वो गवर्नमेंट के पास में, सरकार के पास में आ जाता है। यही क्या होता है, बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, यानी कि राष्ट्रीयकरण होता है। और सरकार क्या करती है, फिर अपने हिसाब से बैंकों को चलाती है। अब देखते हैं कि भारत के इतिहास में जो संक्षिप्त इतिहास रहा है इसका बैंकों का, वो क्या रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है कि जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1157 ईस्वी के आसपास में, तब क्या हुआ था, बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई थी भारत देश में। और यहीं से क्या होता है कि आधुनिक बैंकों की शुरुआत यहाँ पर भारत देश में हुई थी। आधुनिक बैंकों की शुरुआत क्यों? क्योंकि इससे पहले बैंक भारत देश में चल रहे थे। जिन बैंकों को संचालित करने वाले कौन लोग थे? साहूकार लोग थे। और ये क्या करते थे कि महंगी जो ब्याज दर थी, ज्यादा परसेंट लेकर के पैसा देते थे, और लोगों का पैसा अगर जमा भी करते थे तो उनको हड़प कर लेते थे। तो इस तरीके से बैंकिंग का काम पहले से होता आया है। लेकिन अगर आधुनिकतम की बात करें तो वो अभी शुरू हुआ 1157 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस के साथ में। फिर इसके बाद देखते हैं कि भारत में आधुनिक बैंकों का प्रारंभ जो है 1770 ईस्वी में हुआ था। और इसी के तहत एक बैंक स्थापित की जाती है, अलेक्जेंड्रिया बैंक के द्वारा स्थापित होती है। कौन सी बैंक होती है वो? कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो स्थापित होती है, और इस बैंक का जो होता है मतलब क्या कहते हैं, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है 1831-32 में ये बैंक बंद हो जाती है। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान को आप नोट कर सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं। और फिर आगे देखते हैं इसमें कि बैंकों के इतिहास के क्रम में 3 प्रेसिडेंसी जो बैंकें हैं उनकी भी जो चर्चा होती है, और आपके क्वेश्चन भी अच्छे खासे इसमें बनते हैं। तो प्रेसिडेंसी बैंक कौन थी? तो किसमें 3 प्रेसिडेंसी थी। एक तो थी बंगाल की अंग्रेजों की, और एक बॉम्बे थी, और एक मद्रास थी। तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास से 3 जगहें थी। इन तीनों को प्रेसिडेंसी घोषित किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर क्या किया गया कि अंग्रेजों के द्वारा एक पहली बैंक स्थापित की गई जो 1806 में स्थापित हुई, जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। और दूसरी बैंक स्थापित होती है 1840 में, जिसका नाम है बैंक ऑफ बॉम्बे। और तीसरी बैंक स्थापित होती है 1843 में, उसका नाम होता है बैंक ऑफ मद्रास। लेकिन होता क्या है कि अंग्रेजों का जो काम था सिर्फ पैसे लूटना और अपना काम निकालना, इस तरीके से था। तो बैंकों के जो विकास था उस पर फोकस ज्यादा नहीं किया गया। और जो दूसरा वर्ल्ड वार था उसमें पैसा कम पड़ गया, और ये बैंकें क्या हो गई, कंगाल हो गई, और क्या हुआ, खत्म होने के कगार पर आ गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1921 ईस्वी में क्या किया, इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया, यानी कि उनका विलय कर दिया। और इन तीनों बैंकों को विलय करने के बाद में 1921 में एक बैंक की स्थापना की गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कब होती है 1921 ईस्वी में। आपके लिए ये तीनों बैंकें जो हैं, और उसके बाद में इंपीरियल बैंक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें इसी क्रम में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां से आई, क्या थी, इसकी स्थापना कब हुई, इसका इतिहास क्या रहा है। तो इससे पहले जो आपने देखा कि 3 बैंकों को मर्ज करके यानी कि विलय करके एक बैंक बनाई जाती है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1 जनवरी 1955 में, और तभी इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जो आपका होता है एक पहली बैंक है ये। और भारत देश का सबसे बड़ा बैंक है ये, कौन सा? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वर्तमान में यानी कि भारत में जो
प्रेजेंट सिचुएशन है उस समय ये भारत का सबसे पुराना बैंक है। तो ये आपका भारतीय स्टेट बैंक का जो पूछा जाए राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1 जनवरी 1955 में होता है। और स्थापना भी कह सकते हो कब हुई थी तो इंपीरियल बैंक की पूछे तो पहले, और इसे 1955 में पूछे तो एसबीआई हो जाती है। फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में कि ज्वाइंट स्टॉक बैंक से, तो स्टॉक का मतलब होता है साझेदारी, मिलकर जो साझे में जो बैंक खोली जाए वो ज्वाइंट स्टॉक बैंक होगी, यानी कि दैट हैज द मल्टीपल शेयर होल्डर, यानी कि इसके कई सारे मतलब जो शेयर होल्डर है यानी कि हिस्सेधारक होते थे वो ज्वाइंट बैंक कहलाते थे। भारत में क्या हुआ कि भारत के पहले ज्वाइंट बैंक स्टॉक जो है सबसे पहले खोला गया। तो भारत का जो पहला जो ज्वाइंट स्टॉक बैंक था वो था बैंक ऑफ अपर इंडिया, जो 1863 में स्थापित होता है, 1863 में। लेकिन क्या होता है 1863 में स्थापित होने के बाद में ये फेल्ड हो जाता है, बंद हो जाता है 1913 ईस्वी में। लेकिन उसके बाद में इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना होती है ये भी आपका क्या है ज्वाइंट स्टॉक बैंक है। और उसके बाद में क्या होता है, एक और आपका करंट से जुड़ा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वो ये है कि ये मर्ज कर दी जाती है, यानी कि इसका आपका जो विलय है ये कर दिया जाता है इंडियन बैंक के साथ में। वो आपका किस साल में किया जाता है 2020 में क्या होता है बैंक इसका इस बैंक का विलय कर दिया जाता है इंडियन बैंक में। और इसी के साथ में क्या होता है, इसी क्रम में फिर आगे देखते हैं आपका इतिहास के क्रम में कि अवध कमर्शियल बैंक है आपका, जो 1881 ईस्वी में क्या होती है स्थापित होती है। और ये क्या है प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक है। इससे पहले जो स्थापित हो रही थी उनमें अंग्रेजों का ज्यादा प्रतिनिधित्व था या फिर उनके हिस्सेदारी थी, लेकिन ये पहला ऐसा बैंक है जो भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक रहा। फिर क्या होता है कि भारतीयों के प्रबंधन में संचालित या पहला बैंक था, इसलिए इसको प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक कहा गया। ज्वाइंट स्टॉक बैंक क्या है आपको याद रखना है कि कई सारे लोग हिस्सेदार होते हैं, यानी कि जो शेयर धारक होते हैं, मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं इन बैंकों के। फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में कि पंजाब नेशनल बैंक के इतिहास को जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक जो है 1894 ईस्वी में स्थापित होती है। ये उस समय स्थापित तो भारत में होती है, लेकिन इस समय जो डिवाइड हो गया 1947 में भारत, तो ये चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, तो इसकी स्थापना लाहौर में मानी जाती है। और इसके संस्थापक की बात करें यानी कि किसने स्थापना की थी, तो मुख्य नेताओं में तो लाला लाजपत राय साहब थे और उनके साथ में कुछ और नेता थे। इन लोगों ने मिल करके पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और 19 जुलाई 1969 को पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, यानी कि नेशनलाइजेशन होता है। और फिर 1978 में एक और घटना होती है, मतलब एक काम किया जाता है पीएनबी के द्वारा, वो ये होता है कि लंदन में इसने अपनी पहली शाखा यानी कि ब्रांच वहां पर खोल लेती है ये बैंक। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्या है कि पूर्णतः भारतीय में क्या है कि पूंजी तथा भारतीय बोर्ड द्वारा ये प्रबंधित बैंक है सबसे पहली। फिर आगे इसमें देखते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये क्या है कि पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक है, पूरी तरीके से आपका जो है इंडिजीनियस जो बैंकिंग सिस्टम इसका था, तो ये इंडिजीनियस यानी कि आपका स्वदेशी है पूरी तरीके से। फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में, फिर इसमें दिया गया है आरबीआई। ये आरबीआई का सिलेबस जो है आपके उसमें एग्जाम में दिया हुआ है, सिलेबस जो आयोग के द्वारा जारी किया गया था। तो आरबीआई के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बैंकों का संक्षिप्त इतिहास हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं यहाँ पे आरबीआई की स्थापना कैसे हुई। तो आरबीआई की स्थापना में क्या होता है कि एक बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1949 में, तो इसी के तहत क्या होता है इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, तो ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक है भारत का, या भारत देश की जो गवर्नमेंट है सरकार है उसका। और 1926 में एक समिति गठित होती है और जिसका नाम होता है हिल्टन यंग समिति या फिर रॉयल कमीशन। तो इन दोनों में से कोई एक नाम आ जाए तो दोनों एक ही हैं, आपको वहां पर ऑप्शन को लेकर के एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस समिति की जो सिफारिश होती है रिकमेंडेशन पर एक इसकी रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। और इसका एक्ट है यानी कि जो अधिनियम बनाया जाता है आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई का जो अधिनियम है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो अधिनियम है वो 1934 है, लेकिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है, यानी कि जो हमारा वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च की अवधि तक चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और उसके बाद में क्या होता है कि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, यानी कि इसका नेशनलाइजेशन होता है। और इनके गवर्नर की बात करें तो इनके पहले गवर्नर दो हुए हैं। एक तो है जो अंग्रेजी थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। और दूसरे हुए हैं जो पहले भारतीय गवर्नर थे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो थे सीडी देशमुख। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रही इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं या फिर अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं इसमें इसी क्रम में आपका
कि आरबीआई बैंक के बारे में आपने जान लिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, कि समिति की सिफारिश पर हुई थी, कौन सा एक्ट है। लेकिन अब इसके बारे में जानते हैं कि आरबीआई के काम क्या है। तो आरबीआई की जो काम है तो वो ये क्या करती है कि नोट जारी करती है, और ये जो हमारे देश के जो बैंक हैं तो ये उन सभी बैंकों का बैंक है, यानी कि हमारी जरूरत पड़ती है तो छोटी इन बैंकों के पास जाते हैं, लेकिन जिन बैंकों के पास हम जाते हैं उन बैंकों की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास में जाती है। और यह क्या है, एक सरकार, जो हमारी सरकार है भारत देश की, उसका भी बैंक है। और ये क्या करती है, जो साख या ऋण होती है उसका नियंत्रण करती है, जिनको आप क्रेडिट कहते हो, यानी कि साख, उसका भी नियंत्रण इसी बैंक के हाथ में होता है। और फिर अगर राष्ट्रीयकरण की फिर बात करें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो अभी आपने यहां तक बैंकों के इतिहास के बारे में जाना। अब इसमें जानेंगे कि जितनी बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ और कितने फेज में हुआ। तो इसमें कई सारे फेज हैं, इनमें सबसे पहले हम देखते हैं पहला फेज, यानी कि जो पहला चरण था, पहले चरण में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो सबसे पहले तारीख जानते हैं। तो यह हुआ था कि 19 जुलाई 1969 ईस्वी को जो पहला चरण होता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण का, तब होता है। और इस समय जो 14 बैंकें हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और इनमें सबसे खास बात, वो 14 बैंकें वो कौन सी होती हैं? 14 बैंकें वो होती हैं जिनकी पूंजी जो होती है 50 करोड़ से ज्यादा जिनकी पूंजी होती है, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और कुल बैंकों की बात करें तो कुल बैंकें आपके 14 होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय अगर प्रधानमंत्री की बात करें कि उसमें प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी जो थी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। और उस समय जो गवर्नर जो रहे तो आरबीआई के, तो वो थे एलके झा। एलके झा उस समय गवर्नर थे। फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में कि जो सेकंड फेज हुआ, तो सेकंड फेज में किन कौन कौन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सेकंड फेज की शुरुआत होती है 15 अप्रैल 1980 को। और इस समय जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो इंदिरा गांधी जी होती हैं, रही थी। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो आईजी पटेल थे। और इस समय 1980 में आपका जो था, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और 6 उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है जिनकी जो कैपिटल थी, यानी कि पूंजी थी, वो 200 करोड़ से अधिक जो पूंजी वाले बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में कौन कौन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इनको डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं। आप देखते हैं इसमें जो आपका दिया हुआ है कि बैंकिंग सुधार से जुड़ी कुछ समितियां रही हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम पढ़ तो यहां पे सिर्फ पेट के एग्जाम के लिए रहे हैं, पेट के लिए, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन हैं आपके लिए, ये आपके लिए जो आरओ का एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आपका जो यूपी पीसीएस है या फिर और भी कई सारे एग्जाम्स हैं, उनमें सब में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो कृपया आप अच्छे से इन्हें ध्यान देके पढ़ लें और अच्छे से नोट करके रख लें, और टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं इन समितियों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं चक्रवर्ती समिति। चक्रवर्ती समिति का गठन जो होता है 1985 ईस्वी में होता है। और इस समय क्या होता है, जो इनकी सिफारिशें होती हैं, इनकी सिफारिशें जो होती हैं कि बैंकों की जो कार्यप्रणाली है तो उनको क्या करना है, उच्च स्तर पे लाना है, और उनकी जो दक्षता है यानी कि जो कैपेसिटी है तो उसको बढ़ाना है। जितना काम कर रहे हैं उससे ज्यादा उनको काम करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहां है जो हम देख रहे हैं कि गैर निष्पादित संपत्तियों को वसूलने के संबंध में इन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। और गैर निष्पादित संपत्तियां कौन सी होती हैं, आपने बहुत ज्यादा न्यूज में पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं एनपीए बढ़ गया, एनपीए। तो एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जिसको हिंदी में गैर निष्पादित संपत्तियां कहा जाता है। अब जानते हैं कि ऐसा क्या होता है कि कौन सी जो समिति होती है, माफ करना, वैसे कौन सी जो एसेट होता है या फिर क्या कह सकते हैं संपदा होती है बैंक के द्वारा जो दी जाती है, जो वो एनपीए में बदल जाती है, एनपीए में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो एनपीए में तब कन्वर्ट होती है, यानी कि जो मूल भुगतान होता है उसका 91 दिन तक क्या हो, भुगतान ना किया जाए, रोक दिया जाए। और जो ब्याज का भुगतान है वो 365 दिन से अधिक के लिए जब रोक दिया जाता है तो वो जो एसेट होता है वो एनपीए हो जाता है। फिर एक आती है तारापुर कमेटी, उसने एनपीए के बारे में विस्तार से थोड़ा बहुत बताया और इसी से जुड़ी है, जिसके क्रम में हम आगे, इन्होंने और भी कुछ जो सिफारिशें दी, रिकमेंडेशन दी, वो ये था कि ब्याज दर को कम करना। इन्होंने कहा था कि ब्याज दर को कम करो, और एक कब कम किया जाए, जब कहा जाए कि जब एनपीए जो हो गया है उसको एक मुश्त जब लौटा रहे हो, एक साथ जब लौटा रहा हो, जो ग्राहक है, जो कर्जदार है, बैंक को लौटा रहा हो, तो उसको क्या किया जाए कि ब्याज दर जो है उस पर छूट दी जाए। इससे क्या हो कि जल्दी से जो एनपीए की रिकवरी है आसानी से और जल्दी से सुचारू रूप से हो सके। फिर इसी क्रम में देखते हैं कि नरसिम्हम समिति आती है। तो नरसिम्हम समिति 2 हुई हैं, एक तो जो पहली जो है और एक है ये दूसरी है। तो पहली जो समिति आती है तो ये आती है जून 1991 ईस्वी में, और दूसरी आती है 1998 ईस्वी में। फिर इसमें देखते हैं कि जो पहली जो समिति हुई है इनकी क्या सिफारिशें रही हैं। नरसिम्हम समिति प्रथम जब आई थी
तो उस समय जो आपके एलपीजी रिफॉर्म्स थे वो लागू हो चुके थे। और एलपीजी जिसे आप जानते हो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो ये वही रिफॉर्म्स थे। और उस समय क्या हुआ, इन्होंने सिफारिश की कि मौद्रिक नीति के जो उपकरण हैं यानी कि जो टूल्स हैं उनको कम किया जाए, यानी कि उनको नॉर्मलाइज किया जाए। और बैंकिंग के क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ाने के लिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इन्होंने सिफारिश की कि जो प्राइवेट बैंक हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और जो विदेशों से बैंकें आकर के भारत देश में स्थापित होना चाहती हैं और अपना काम करना चाहती हैं उनको भी यहां पर क्या किया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए और इनको आने दिया जाए। और इन्होंने 4 स्तरीय बैंकिंग जो प्रणाली थी उसकी बात की। 4 स्तरीय कौन थी, एक तो अंतरराष्ट्रीय थी, दूसरी राष्ट्रीय है, और तीसरी जिला स्तरीय की है, और चौथी ग्राम स्तर की इन्होंने बात की। अब जब जो है नरसिम्हन समिति द्वितीय होती है, इन्होंने क्या कहा कि द्वितीय में इन्होंने कहा कि एनपीए में इसको सुधार की बात कही गई इनके द्वारा। और फिर क्या हो कि प्राथमिक क्षेत्र में ऋण को रोक दिया जाए। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, सेकेंडरी क्षेत्र क्या होते हैं, मतलब द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये आप पिछली वाली क्लास में जाकर के आराम से देख सकते हो और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिर देखते हैं इन्होंने क्या कहा कि एनपीए वसूली से संबंधित जो कुछ है, इनकी वसूली कैसे हो रही है, क्या हो रही है, तो इनसे संबंधित कुछ संस्थाओं का निर्माण किया जाए। तो इन्होंने ये सारी सिफारिशें की थी। अब देखते हैं दामोदरन समिति। दामोदरन समिति की स्थापना जो होती, गठन होता है, तो इसका गठन जो होता है 2011 में होता है। और इन्होंने कुछ सिफारिशें की। इन्होंने कहा कि बैंकों में जो ग्राहकों से जो उपयोगकर्ता शुल्क है उसको कम कर दो, यानी कि जो सर्विस चार्ज जो ग्राहकों से चार्ज किया जाता है बैंकों के द्वारा, तो इन्होंने कहा कि उसको कम कर दिया जाए। और खाते में जो न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता को हटाने की बात, यानी कि सिफारिश इन्होंने की। तो पहले में इन्होंने जो कहा कि जो सर्विस चार्ज है उसको कम कर दो, और दूसरे में इन्होंने कहा कि जो न्यूनतम बैलेंस होता है, मिनिमम बैलेंस जो अपने खाते में रखना पड़ता है, उन्होंने कहा कि इसको हटा दो, सिफारिश की ऐसी। और तीसरी जो सिफारिश है, रिकमेंड जो इन्होंने की थी, वो ये था कि बैंकों से संबंधित शिकायतों के लिए एक एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड पोर्टल या फिर कोई कॉल सेंटर की बात कही थी इन्होंने अपनी सिफारिश में। फिर आगे देखते हैं यहां पर जो आपको आगे दिया हुआ है कि विमल जालान समिति। विमल जालान समिति जो है 2013 में गठित की जाती है। आपके इसमें बैंकों के सुधार से संबंधित जो समितियां हैं ढेर सारी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हमने सिर्फ जो आपके एग्जाम के लिए और सिलेबस के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ वही इसमें शामिल हैं। फिर क्या होता है कि इन्होंने क्या सिफारिश की कि बैंकिंग लाइसेंस से जुड़े जो निर्देश थे इन्होंने कुछ सुझाए। और 2014 में क्या हुआ, जो आईडीएफसी और बंधन बैंक जो थे इनको क्या किया गया कि बैंकों का दर्जा दिया गया। अच्छा, तो आईडीएफसी बंधन बैंकों को बैंकों का दर्जा दे दिया गया। तो इससे पहले ये क्या थी, तो इससे पहले ये जो थी एनबीएफसी थी। एनबीएफसी का मतलब होता है जो आपकी जो नॉन बैंकिंग जो होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं उनको एनबीएफसी कहा जाता है कंपनी। तो इनमें सबसे पहली थी आईडीएफसी। तो आईडीएफसी में क्या होता है, ये बैंक स्थापित होती है, इसको बैंक का दर्जा मिल जाता है। और इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। फिर आगे इसको डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक। तो आईडीएफसी बैंक की अगर देखें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी कह दिया जाता है, लेकिन ये वही आईडीएफसी है जिसकी स्थापना देखो फाउंडर जो है अक्टूबर 15 यानी कि 6 साल पहले इसकी बताई जाती है। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और बंधन बैंक के बारे में जान लेते हैं, तो ये कैसी है, जो आईडीएफसी है वो प्राइवेट है और बंधन इसके टाइप का अगर बात करें तो ये पब्लिक है। फिर इसमें देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है बंधन बैंक का। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये भी, इसकी स्थापना भी 2015 में होती है। यानी कि जो आपकी विमल जालान समिति है तो यहां पर 2014 में इसको बैंक का दर्जा दे दिया जाता है और 2015 में इसको क्या कर दी जाती है, इसको बैंक, इसकी बैंक के रूप में इसकी स्थापना कर दी जाती है। फिर इसमें देख नचिकेत मोर समिति, जिसकी स्थापना 2016 में की जाती है, मतलब स्थापना नहीं, इसका गठन होता है। समिति का गठन जो होता है 2016 में होता है। और इन्होंने जो सिफारिशें की थी, यानी कि इस समिति ने सिफारिश जो की थी वो ये था कि 1 जनवरी 2016 तक क्या करना है कि सभी का बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि जो हमारे देशवासी हैं उन सभी का जो है जितना पॉसिबल हो सके उनका बैंक खाता हो। और 15 मिनट की पैदल जो दूरी थी उस डिस्टेंस पर बैंकों की जो सेवाएं हों वो ग्राहकों के लिए यानी कि देशवासियों के लिए उपलब्ध हों। और इन्होंने क्या कहा कि बैंकिंग क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को 40% माफ करना, ये प्राथमिक क्षेत्र है। बैंकों के द्वारा जो प्राथमिक क्षेत्र में जो ऋण दिए जाते हैं उनको 40% से बढ़ाकर 50% तक करने की बात कही गई। प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जो रॉ मटेरियल पैदा करते हैं, जैसे कि खेती हो गई, खनन हो गया। तो इस तरीके से जो जमीन से जुड़े काम करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं। और एक और सिफारिश इन्होंने की थी कि केवाईसी को लेकर के, कि मतलब जो केवाईसी है सबका केवाईसी किया जाए। और एक और सिफारिश जो अंतिम है, इन्होंने कहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो है अलग अलग बैंकों का जो है प्रावधान किया जाए। तो ये जो रिकमेंडेशन आपने देखी ये नचिकेत मोर समिति की थी, जिसका गठन 2016 में होता है।
अब देखते हैं कि बैंकों का विलय, ये भी आपके करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं बैंकों का विलय जो होता है, इससे पहले आपने 2 फेज पढ़ चुके थे, अब ये नेक्स्ट फेज और देख रहे हैं। तो इसमें ये क्या है कि 1 अप्रैल 2017 को कुछ बैंकों का विलय होता है। तो किसका होता है? तो देना बैंक और विजया बैंक मिला दी जाती हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत, और भारतीय महिला बैंक होती हैं, और 5 और एसबीआई एसोसिएट्स बैंक होती हैं, यानी कि एसबीआई की सहायक बैंक होती हैं। इसमें था एसबीआई त्रावणकोर, एसबीआई महाराष्ट्र करके इस तरीके से 5 बैंकें थी, उनको मिला करके एसबीआई में एक कर दिया जाता है, इनका विलय कर दिया जाता है। तो 1 अप्रैल 2017 को 2 घटनाएं होती हैं, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई का आकार बढ़ता है। तो यहां पर आप देख सकते हो देना बैंक विजया बैंक हो जाती हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, और जबकि भारतीय महिला बैंक और 5 एसबीआई एसोसिएट्स बैंक आपके एसबीआई में। अब आगे देखते हैं कि एक और मर्जर होता है यानी कि विलय होता है, वो होता है 1 अप्रैल 2020 को। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 10 बैंकों का विलय कर दिया जाता है। 10 बैंकें कौन सी, उनको डिटेल में देख लेते हैं। पहली एक थी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक थी यूनाइटेड बैंक, इन दोनों का विलय कर दिया जाता है पंजाब नेशनल बैंक में। और एक आती है सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक का जो विलय होता है वो कैनरा बैंक में कर दिया जाता है। फिर एक और विलय है आंध्रा बैंक का और कारपोरेशन बैंक का, इसका जो विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत कर दिया जाता है। और इलाहाबाद बैंक जो है उसका विलय इंडियन बैंक में हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि आपने जो प्रमुख जो आपके रिसेंटली जो मर्जर थे यानी कि विलय थे वो आपने देखा, और फिर कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक या फैक्ट्स देखते हैं यहां पर। वो ये है कि वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, तो वो 12 रहेगी। अगर ये कहीं पर 11 अगर ऑप्शन आ जाता है तो उसको कैसे डील करना है, उसमें एसबीआई को जब अलग कर देंगे तो 11 हो गया, यानी कि एसबीआई प्लस 11, तो इस तरीके से 12 हो जाएंगी। और राष्ट्रीयकृत बैंक जो होंगे वो इस तरीके से होंगे। और आरबीआई को जो है इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ जो है आपका भारत का जो एक सेंट्रल बैंक है, तो ये इसकी श्रेणी में से बाहर है। फिर इसमें देखते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट जो है, या जिसको आप आरआरबी कहते हो, तो इनकी स्थापना 1975 में होती है। और सबसे पहला बैंक कौन सा है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी जो प्रीवियस की क्लासेस हैं उनको इकोनॉमिक्स की वो जाकर के अटेंड कर सकते हैं और इनको डिटेल में जान सकते हैं। और इनमें अगर क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है, इनमें हिस्सेदारी की बात करें किसका कितना होता है, तो 50% जो हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार का होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 35% जो हिस्सा होता है वो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है, यानी कि जो बैंक खोल रही है उस बैंक को, उसका 35% हिस्सा उसका होगा। और 15% जो हिस्सा होगा वो किसका होगा, जिस राज्य में खोली जा रही है, यानी कि आपका स्टेट में, तो 15% उस राज्य का हिस्सेदारी उस बैंक में होगी। किसमें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो मुख्यतः काम होता है वो लोगों के कल्याण से ज्यादा जुड़ा होता है, और बिजनेस से मतलब कह सकते हैं इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। फिर इसमें देखते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रायोरिटी जो है लोगों को बैंकिंग प्रोवाइड करवाना है नीचे जमीनी स्तर पर, इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें होती हैं। अब देखते हैं नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहां पर हम आपको यहां पर रिवीजन करवा रहे हैं। इसकी स्थापना जो होती है 12 जुलाई 1982 को होती है। किस समिति की सिफारिश पर होती है, कृपया आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो पहली क्लास में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपका ये फैक्ट्स है, कितनी बार क्वेश्चन बना है, फिर यहां पर हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड, तो इसकी जो शुरुआत होती है अगस्त 1998 में होती है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि सिडबी की स्थापना कब होती है, तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है, जिसका मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस इसका जो है लखनऊ में है। और ये काम क्या करती है, काम करती है कि जो एमएसएमई सेक्टर आपका जो होता है, एमएसएमई जो होता है, इनको ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं और इनको उत्थान का काम करते हैं कि ये आगे बढ़ सकें। अब सिडबी की अगर बात करें तो सिडबी का होता है कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो होती है, इसका फुल फॉर्म होता है। और एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि जिनको आप बोलते हो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, तो ये उन्हीं को एमएसएमई कहते हैं। और ये जो इनको क्या करता है, सिडबी बैंक जो है इनको सपोर्ट करता है। फिर आगे देखते हैं इसमें जो आपने अभी बैंकों को देखा था कि ये कौन कौन से जो फेज थे, किनमें कितनी बैंकों की जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो 19 जुलाई 1969 को होता है, जिनकी जो पूंजी थी 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर थी। फिर 1980 में एक राष्ट्रीयकरण होता है, जिसके अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, यानी कि 15 अप्रैल 1980 में। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी बैंकें शामिल थी। तो जो सबसे पहले हुआ था 14 बैंक, तो उसमें इलाहाबाद बैंक थी, बैंक ऑफ बड़ौदा थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ
इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। अब जब दूसरा जो मर्जर होता है, विलय होता है 1980 में, तो इसके तहत हुआ था आंध्रा बैंक का नेशनलाइजेशन और कॉर्पोरेशन बैंक का न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। तो अभी तक आपने इस क्लास को अच्छे से किया और आगे के लिए जो महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कवर करने के लिए हमारे साथ बने रहे। और यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।